गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के सेल चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सेल चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। हम बताए थे कि जिस तरह से छोटे बड़े सभी प्रकार के घरों को बनाने के लिए छोटे छोटे ईंटों का यूज किया जाता है, उसी प्रकार से संसार में छोटे बड़े जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के शरीर को बनाने के लिए छोटे छोटे सेल्स का यूज किया जाता है। तो सभी जीवों का शरीर जिस यूनिट से बना हुआ है हम उसी यूनिट को कहते हैं सेल। पिछले कुछ क्लास में हम लोगों ने एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को देखा, प्लांट सेल के भी स्ट्रक्चर को देखा। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर होता है इसको भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने सेल थ्योरी को पढ़ा था। याद है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो सेल थ्योरी से हम 2 क्वेश्चन आप सबसे पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम लिख करके भेजना है, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है कि किसके ऊपर सेल थ्योरी का नियम लागू नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी किसने दिया था। सेकेंड क्वेश्चन, किस पर सेल थ्योरी का नियम लागू नहीं होता है। तो जल्दी से इस दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, ठीक है। और हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेल, यानी कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहां जितना भी पॉइंट्स लिखा हुआ है ना, ये सब एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। हर तरह के एग्जाम में, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, एम्स का एग्जाम हो, या फिर क्लास 11 का एग्जाम हो, या फिर और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग सभी पॉइंट को एक तरफ से समझते हैं कि कोशिका के बारे में क्या क्या दिया गया है। सबका यही कहना था कि हिंदी में पढ़ाइए, तो हम हिंदी पर आ चुके हैं। लेकिन ये जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये थोड़ा इंग्लिश में पढ़ने के लिए ही होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं हो सकता है। वैसे हम सभी को हिंदी में भी हम बोलेंगे, और कोई इसमें कोई बड़ा सेंटेंस है नहीं। यहाँ पर 1-2 सेंटेंस है जिसको हम हिंदी में भी बोल देंगे, ठीक है। हालांकि शुरू में हम हिंदी में लिखे हैं, लेकिन ज़्यादा करके इधर फिर से इंग्लिश हो गया है। तो कोई बात नहीं, हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो एकदम हिंदी टाइप का होगा। सभी वर्ड को इंग्लिश में बताएंगे और सेंटेंस हिंदी में बैठेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? तो हम लोग समझते हैं कोशिका के बारे में कुछ पॉइंट्स को, ठीक। समझो, देखो क्या लिखा हुआ है। कोशिका यानी कि सेल की माप माइक्रोमीटर म्यू एम, सिंबल है माइक्रोमीटर का, या माइक्रोन म्यू में की जाती है। कोशिका यानी कि सेल को मापा जाता है। देखो सेल जो है ना, कुछ सेल्स बड़ी होती है, कुछ सेल्स छोटी होती है। हालांकि ज्यादातर जो सेल्स होती है वो इतनी छोटी होती है कि जिसे हम नग्न नाक से नहीं देख सकते हैं। कोशिकाएं प्रायः इतनी छोटी होती है कि उसे हम नग्न नाक से नहीं देख सकते हैं। कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने शरीर से एक कोशिका को निकालें तो वह इतना छोटा होगा कि नग्न नाक से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कोशिका को, सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। लेकिन ये छोटी कोशिकाएं भी, अब बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सब नग्न नाक से दिख ही नहीं रही है, लेकिन कोशिकाएं हैं। तो उसमें भी कोई कोशिकाएं बड़ी होती है, कोई कोशिका छोटी होती है, ठीक है। तो कोशिका के आकार को जो मापा जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोमीटर या माइक्रोन, ठीक है। कोशिका के साइज को मापने के लिए, जैसे कि कोई ये सेल है, समझना, जैसे ये कोई सेल है, ठीक। तो हम सेल के डायमीटर को माप लेंगे, यहां से यहां तक का दूरी माप लेंगे, देख लेंगे कि कितना आया। तो हम यही बोलेंगे कि सेल का आकार हो गया। कोशिका की माप हम उसके डायमीटर, व्यास के आधार पर मापते हैं, ठीक। तो
तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन टाइप का होगा ना उसको हम रेड लाइन से खींच देंगे और जो आंसर टाइप का होगा ना उसको हम ग्रीन लाइन से खींच देंगे। ठीक है, तो देखो कोशिका यानी सेल की माप किस में की जाती है? माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन में की जाती है। ठीक, कोशिका को जो मापा जाता है ना, कोशिका को के साइज को मापने के लिए जो मात्रक यूज करते हैं वो है माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन। अब बात है कि 1 माइक्रोमीटर का मान क्या होता है, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर या फिर 10 पर पावर -3 मिलीमीटर, यानी कि 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर या फिर 10 पर पावर -3 मिलीमीटर जो होता है ना वही कहलाता है क्या? 1 माइक्रोमीटर। ये बहुत ही छोटा दूरी है। अब ये दूरी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखो क्या है, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर। लिखते हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। 1 गुना 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं? किसी भी संख्या में तो हम 1 से गुना कर सकते हैं, उस संख्या में कोई परिवर्तन होगा नहीं। जैसे 5 है तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा। 10 है 1 से गुना करेंगे 10 ही रहेगा। उसी तरह से 10 पर पावर -4 है तो हम इसको 1 से गुना कर दिए, इतना ही रहेगा। इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, मैथ के नियम से हम इसको लिख सकते हैं 1/10 पर पावर -4 को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 10 पर पावर 4, माइनस प्लस में चेंज कर गया इतना सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इसको और लिख सकते हैं 1/1 पर 4 0। ठीक है, 1/10 पर पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1/1 पर 4 0। ठीक है, यानी कि क्या हो गया 10,000, 1/10,000 इतना सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर तो हम लोग समझते हैं, 1 सेंटीमीटर हम लोग समझते हैं ना। जैसे देखो 1 सेंटीमीटर हम दूरी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। चलो मान लिया कि ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। देखो यहां से यहां तक मान लो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को बांट देना है बराबर बराबर 10,000 भाग में। 1 सेंटीमीटर दूरी को, 1 सेंटीमीटर इतना होगा ना, 1 सेंटीमीटर दूरी को हम बराबर बराबर 10,000 भाग में बांट देंगे। तो इसको अगर हम बराबर बराबर 10,000 भाग में इस तरह से बांटते हैं तो 2 लाइन के बीच का दूरी कितना आएगा? बहुत ही कम आएगा। अभी तो मेरा जो है 10 भाग में भी नहीं बटाया होगा, 10,000 बराबर बराबर भाग में बांटना है। तो सोचो कि कितना नजदीक नजदीक लाइन खींचना पड़ेगा और 2 लाइन के बीच का दूरी कितना कम होगा? बहुत कम होगा, होगा कि नहीं? तो इतना ही दूरी यानी कि 1 सेंटीमीटर को अगर हम बराबर बराबर 10,000 भाग में बांट देते हैं तो वो जो छोटा दूरी प्राप्त होगा वही कहलाता है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो कोशिका की माप माइक्रोमीटर में की जाती है और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर या फिर 10 पर पावर -3 मिलीमीटर। ठीक, अब आगे देखो क्या है, स्मॉलेस्ट सेल यानी कि संसार की सबसे छोटी कोशिका। स्मॉलेस्ट सेल संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? देखो स्मॉलेस्ट सेल जो है ना वो सबसे छोटी कोशिका इस संसार में कौन है? तो उसका नाम है PPLO। PPLO क्या होता है? एक सूक्ष्मजीव है। PPLO एक सूक्ष्मजीव है और PPLO का पूरा नाम है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO का पूरा नाम है P से प्लूरो, फिर P से न्यूमोनिया, P साइलेंट है लेकिन P रहेगा स्पेलिंग में, और फिर लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी सूक्ष्मजीव को हम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी कहते हैं। संसार की जो सबसे छोटी कोशिका है वो एक सूक्ष्मजीव है, उस सूक्ष्मजीव का नाम है PPLO, पूरा नाम प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसी सूक्ष्मजीव का दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है, इससे ज्यादा छोटी कोशिका और कुछ भी नहीं है। याद रखना, ये सभी बात को याद रखना है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है?
PPLO जो एक सूक्ष्मजीव है, या इसको हम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी कहते हैं। ठीक, अब देखो साइज ऑफ PPLO, साइज ऑफ PPLO या PPLO सबसे छोटी कोशिका तो है, लेकिन इसका साइज क्या होता है? तो PPLO का जो साइज है वह 1 माइक्रोमीटर से भी कम है, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा है। सोचो कितना छोटा है ये, बहुत छोटा कोशिका है, संसार की सबसे ज्यादा छोटी कोशिका है ये। ठीक, अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात यहां पर ध्यान देना है कि PPLO संसार की सबसे छोटी कोशिका तो है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो स्मॉलेस्ट सेल, सेल वॉल लेस, यानी कि जिस सबसे छोटे सेल में सेल वॉल नहीं होता उसका नाम बताना। तो फिर आंसर हो जाएगा क्या? PPLO, यानी कि कोशिका भित्ति रहित, इसमें कोशिका भित्ति नहीं है। ठीक, अब देखो क्या है, साइज तो हो गया PPLO का, फिर देखो क्या है, साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव जो होता है बैक्टीरिया, उसका जो नॉर्मल साइज होता है ना वो है 3 से 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया बहुत छोटा कोशिका होता है, बैक्टीरिया ऐसे काफी छोटी कोशिका है। तो बैक्टीरिया का जो साइज है यह है 3 से 5 माइक्रोमीटर। अब बैक्टीरिया की तुलना में देखो PPLO कितना छोटा हो गया, बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटा हो गया। तो तब ना सबसे संसार में सबसे ज्यादा छोटी कोशिका है PPLO। तो मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया का जो साइज है वो है 3 से 5 माइक्रोमीटर, लेकिन इसकी तुलना में PPLO और काफी छोटा होता है। ठीक है, फिर देखो क्या है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है। ठीक, उसका नाम है, देखो इसका नाम है डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस, यानी कि संसार में जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है उसका नाम है डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। अब इसके बारे में देखो और क्या लिखा हुआ है, यहां ध्यान देना है। यहां लिखा हुआ है विथ सेल वॉल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, विथ सेल वॉल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटा जीव। विथ सेल वॉल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब है कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटा जीव। अब यहां पर हम दो तरह का बात बोल रहे हैं, इस दोनों बात को ध्यान से समझ लो। अगर क्वेश्चन आए कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो फिर बोलेंगे PPLO या माइकोप्लाज्मा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए सेल वॉल युक्त सबसे छोटा जीव या सबसे छोटी कोशिका, सेल वॉल युक्त सबसे छोटी कोशिका, तो फिर हो जाएगा डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। मतलब देखो यहाँ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक सेल है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ क्या लिखा है, विथ सेल वॉल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी इस संसार में पाया जाने वाला सेल वॉल युक्त जो सबसे छोटा जीव है वो है डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सबसे छोटा सेल जिसमें कि सेल वॉल नहीं होता है, सबसे छोटा सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो फिर बोलेंगे PPLO, या फिर ये आ जाए सबसे छोटा सेल तो फिर PPLO बोलेंगे। लेकिन अगर ये आएगा कि विथ सेल वॉल स्मॉलेस्ट सेल, विथ सेल वॉल स्मॉलेस्ट सेल, तो फिर बोलेंगे डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। ठीक है, आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट सेल, जो सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल वो कौन है, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। कोई भी अंडा जो होता है ना, एक ताजा जो अंडा होता है जिसके अंदर में अभी एम्ब्रायो डेवलप्ड नहीं हुआ रहता है, तो एक ताजा अंडा जो होगा ना वो एक सेल होता है, और हम इसे आसानी से देख सकते हैं। अंडा को तो हम लोग देख सकते हैं, तो एक सेल को हम देख सकते हैं। अब सभी सेल काफ़ी छोटी नहीं होती है, कुछ सेल्स बड़ी भी होती है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं।
तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक ताज़ा अंडा होता है, जो एग होता है, वो एक सेल होता है। तो सबसे बड़ा सेल, जो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है, वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग पक्षी का जो अंडा है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक है, जरा सा साइज देख लेते हैं। साइज ऑफ एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे का जो साइज है वो क्या है, तो 170 mm गुना 135 mm, यानी कि 17 सेंटीमीटर गुना 13.5 सेंटीमीटर, यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे की जो लंबाई होती है वो हो जाती है 170 मिलीमीटर यानी कि 17 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई होती है वो होती है 135 मिलीमीटर यानी कि 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा इस संसार का सबसे बड़ा सेल होता है और इसका साइज, लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। अब बोलोगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? देखो हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, मेसोकैरियोटिक सेल क्या होता है इसी को बताएंगे। ठीक है, सेल 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल, एक होता है मेसोकैरियोटिक सेल। तो ये सब क्या होता है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो कि जितना भी बैक्टीरिया है ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है। सभी बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है। हमारे बॉडी का सेल या प्लांट्स का सेल यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि हमारे सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बैक्टीरिया के सेल में फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, बैक्टीरिया के सेल में फॉल्स न्यूक्लियस है इसलिए वो प्रोकैरियोटिक सेल है। हमारे सेल में ट्रू न्यूक्लियस है इसलिए हमारा सेल यूकैरियोटिक सेल है। मेसोकैरियोटिक सेल क्या होता है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो कि सबसे बड़ा सेल है उसके बारे में पूछ रहा है। तो फिर देखो सबसे बड़ा जो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब बैक्टीरिया होगा, तो सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है वो है स्पाइरिलम वोल्यूटेंस, यानी कि स्पाइरिलम वोल्यूटेंस नाम का बैक्टीरिया इस संसार का सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल भी होता है। ठीक, आगे देखो क्या है, आगे है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका। हम बड़ी कोशिका नहीं बोल रहे हैं, लंबी, लंबाई होना चाहिए, पतला कितना भी हो जाए लंबा होना चाहिए। ठीक है, तो वो है हमारे शरीर का न्यूरॉन यानी नर्व सेल, हिंदी में बोलेंगे तंत्रिका कोशिका, और इसकी लंबाई होती है 1 मीटर। हमारे पूरे शरीर में न्यूरॉन का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, लंबी लंबी कोशिकाएं 1 मीटर लंबी, यानी इतनी लंबी लंबी कोशिकाएं होती है, पूरा शरीर में उसका जाल बिछा हुआ है और उसका नाम है न्यूरॉन या नर्व सेल, हिंदी में बोलते हैं इसको तंत्रिका कोशिका। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, कौन सा प्लांट सेल सबसे ज्यादा लंबा है? तो आंसर है फाइबर ऑफ रेमी। रेमी प्लांट है, रेमी प्लांट का जो फाइबर होता है ना वो एक सेल होता है और वो काफी लंबा होता है। कितना लंबा? तो 55 सेंटीमीटर। तो याद रखना लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, सबसे लंबी पादप कोशिका कौन है? तो फाइबर ऑफ रेमी। रेमी प्लांट का जो फाइबर, जो रेशा होता है वो एक सेल का बना होता है और वो 55 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, फिर देखो क्या है, डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किसने? देखो सेल का स्टडी करना है, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप कई प्रकार के होते हैं, तो सबसे शुरू में जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था एक माइक्रोस्कोप वो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हालांकि उस समय की तुलना में अभी का कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का है,
लेकिन शुरू में थोड़ा लो क्वालिटी का ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना था। ठीक, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सबसे पहले बनाया था रॉबर्ट हुक ने, इसलिए हम बोलते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल का भी डिस्कवरी किया था और सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने ही बनाया था। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अपने खुद से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, लेंस को जोड़ जोड़ करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और उसने जब कॉर्क को डाल करके उसके अंदर में देखा तो उसे सेल दिखाई पड़ा था, हालांकि वो डेड सेल था। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक, आगे देखो क्या है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता, जूम करने का जो कैपेसिटी होता है ना, उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि आवर्धन क्षमता। तो वो है 1000 टाइम्स, मतलब 1000 गुना बढ़ा करके वो दिखा सकता है। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसी छोटे वस्तु को डाल करके देखते हैं, कोई सेल है, छोटा सा सेल जिसको हम नग्न आंख से नहीं देख पा रहे हैं, उसको अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डाल के देखेंगे तो फिर वह हमें मैक्सिमम 1000 गुना बढ़ा करके दिखा सकता है, यानी कि जो एक्चुअल साइज है ना उस सेल का, उससे 1000 गुना बढ़ा करके जूम करके वो हमें दिखाएगा, तो फिर वो नजर आ जाएगा। हालांकि सेल के अंदर के सारे स्ट्रक्चर को हम नहीं देख पाएंगे, उसके लिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सेल दिखेगा लेकिन सेल के अंदर का टोटल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता नहीं है। ठीक, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? तो दो साइंटिस्ट, नॉल और रुस्का, दो साइंटिस्ट नॉल और रुस्का। देखो यहां लिखा हुआ है नॉल एंड रुस्का। तो नॉल और रुस्का दोनों ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, सेल का स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है। सेल के अंदर के सभी पार्ट्स को हम आसानी से देख सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम सेल का स्टडी करते हैं तो जो भी दिखेगा वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, कलर का पहचान उसमें नहीं हो सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सब कुछ कलरफुल दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। ठीक है, लेकिन कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी छोटे छोटे वस्तु को काफी ज्यादा जूम करके दिखा सकता है। तो देखते हैं कि इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या है। तो लिखा हुआ है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता, जूम करने का कैपेसिटी, अगर हम किसी सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डालें और उसको जूम करके देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस सेल को कितना ज्यादा जूम करके दिखा सकता है? तो आंसर है इसका 2 लाख से 20 लाख टाइम्स, यानी कि 2 लाख से 20 लाख गुना बढ़ा करके दिखा सकता है। सोचो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम किसी सेल को डाल के देखेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस छोटे से सेल को 2 लाख गुना तो बड़ा करेगा ही, वो अधिकतम अगर जूम किया जाए तो 20 लाख गुना भी वो बड़ा हो जाएगा, तब जाकर के सब चीज क्लियर दिखाई पड़ेगा, साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, स्मॉलर सेल्स आर मोर एक्टिव देन लार्जर सेल्स। मतलब ये हुआ कि छोटी कोशिकाएं बड़ी कोशिका से अधिक एक्टिव होती है, अधिक सक्रिय होती है। कोशिकाएं तो बड़ी छोटी होती है, कुछ कोशिकाएं बड़ी है, कुछ कोशिकाएं छोटी है। जैसे देखो, अगर मान लिया जाए कि हम क्या करते हैं, एक सेल, 2 सेल बना रहे हैं, चलो एक सेल ये है और एक सेल ये है। एक है छोटा सेल, स्मॉल सेल, और एक है लार्ज सेल। ठीक है, तो एक है छोटी कोशिका और एक है बड़ी कोशिका। अगर हम पूछें कि एक है छोटी कोशिका, एक है बड़ी कोशिका, कौन सी कोशिका ज्यादा एक्टिव होगी, कौन सी कोशिका ज्यादा सक्रिय होगी, किसके अंदर ज्यादा कार्य होगा, किसके अंदर ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, तो हमको ऐसा लगता है कि जो बड़ी कोशिकाएं हैं वही ज्यादा एक्टिव होगी, क्योंकि वो बड़ी है। और ये छोटी कोशिका है तो इसके अंदर में ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो पाता होगा। लेकिन ये बात गलत है। जो बड़ी कोशिकाएं होती है ना,
वो कम एक्टिव होती है और जो छोटी कोशिकाएं होती है ना वो ज्यादा एक्टिव होती है। ऐसा क्यों होता है? छोटी कोशिकाएं ज्यादा कार्य कर पाती है, बड़ी कोशिकाएं कम कार्य कर पाती है। ऐसा क्यों? देखो, सेल के अंदर जितना अधिक से अधिक फूड जाएगा, जैसे सेल है, ये सेल है, तो बाहर से जितना अधिक से अधिक फूड पहुंचेगा, भोजन जितना ज्यादा जाएगा, वो सेल उतना ही ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। और मतलब ये कि सेल में अगर ज्यादा फूड जा रहा है तो वो सेल ज्यादा कार्य करेगी, और अगर सेल में कम फूड जा रहा है तो वह सेल कम काम करेगी। ठीक है, तो यहां पर हम ये बता रहे हैं कि जो छोटी सेल्स होती है ना, इसमें वॉल्यूम की अपेक्षा सरफेस एरिया ज्यादा होता है। वॉल्यूम और सरफेस का जो अनुपात है ना, यहाँ पर वॉल्यूम की अपेक्षा सरफेस स्मॉल सेल में ज्यादा होता है एक लार्ज सेल की तुलना में। लार्ज सेल में क्या है कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, हालांकि सरफेस भी ज्यादा है, लेकिन कि वॉल्यूम की तुलना में यहां सरफेस थोड़ा कम हो जाता है और यहां पर वॉल्यूम की तुलना में सरफेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो याद रखना, जितनी भी छोटी कोशिकाएं होती है ना, उसमें वॉल्यूम की तुलना में सरफेस एरिया ज्यादा होता है और इस वजह से छोटी कोशिकाएं बाहर से ज्यादा भोजन को ग्रहण कर पाती है। तो जब छोटी कोशिका में बड़ी कोशिका की तुलना में भोजन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है, इस वजह से उस छोटी कोशिका के अंदर में ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा। छोटी कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय हो जाएगी, बड़ी कोशिकाएं थोड़ा कम सक्रिय होगी। ठीक है, तो जो छोटी कोशिकाएं होती है वो बड़ी कोशिका की अपेक्षा अधिक एक्टिव होती है। जो कोशिका जितना छोटा वो उतना ही ज्यादा एक्टिव, जो कोशिका जितना बड़ा वो उतना ही कम एक्टिव। ठीक है, आगे देखो क्या है, फिर है सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। कोशिकाएं अलग अलग आकृति की होती है। कुछ कोशिकाएं गोल टाइप की होती है, कुछ कोशिकाएं चपटी होती है, कुछ कोशिकाएं लंबी होती है, कुछ कोशिकाएं चकोर टाइप की होती है। तो अलग अलग शेप की कोशिकाएं पाई जाती है। आखिर कोशिकाओं का ये इतना अलग अलग टाइप का शेप क्यों होता है? सेल्स अलग अलग सेल्स को अलग अलग कार्य करना होता है, अलग अलग सेल्स को अलग अलग तरह का फंक्शन संपन्न करना होता है और इस वजह से कोशिकाएं अपने रूप में परिवर्तन करती है और अपने फंक्शन के अनुसार वो अपने शेप को धारण कर लेती है। जैसे कि स्किन पर जो सेल्स है, इसका काम है कि एक लेयर बना देना और अंदरूनी पार्ट्स का सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अंदरूनी भाग को ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो ये जो स्किन पर का जो सेल्स है ना, ये चपटी होती है, ये सेल्स चपटी हो जाती है, तो एक लेयर बना लिया, अंदरूनी पार्ट का वो सुरक्षा कर रही है। ठीक है, हमारा जो नर्व सेल है, इसका काम है हमारे शरीर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। कि अगर हाथ में ये स्केच इस तरह से टच हो रहा है तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन तार के समान बिछा हुआ है, तो न्यूरॉन क्या किया, तुरंत इस सिग्नल को, सूचना को लिया और यहां से पहुंचा दिया कहां, हमारे ब्रेन में। तो फिर पता चल गया कि मेरे हाथ में यहाँ कोई चीज का चोट लग रहा है। ठीक है, तो न्यूरॉन का काम है सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, इसलिए न्यूरॉन लंबी हो जाती है। तो कोशिकाएं अलग अलग तरह के कार्य को करने के लिए अलग अलग आकृति की हो जाती है। इसका मतलब यही हुआ, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी कि कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग आकृति की हो जाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। पहले हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सेल से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा पॉइंट जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, सब पॉइंट समझ में आया ना? हमारा जो अगला वीडियो होगा सेल चैप्टर का, वहां पर हिंदी में ही बताएंगे और अब क्वेश्चन आंसर टाइप से हम बताएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप से ये सब जरूरी था, क्योंकि सेल चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, तो सेल के बारे में कौन सेल बड़ी होती है, कौन सेल छोटी होती है, ठीक है, ये सब जानना जरूरी था। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, अभी 12 का वीडियो ज्यादा आएगा,
11 का वीडियो थोड़ा कम आएगा। पिछला कुछ जो है 3-4 वीडियो लगातार 12 का हम अपलोड किए थे और आज हम ये 11 का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।